हेलो डियर, आज के वीडियो में स्वागत करता हूं जितने भी मेरे फर्स्ट ईयर के डियर स्टूडेंट हैं। जैसा कि पता है कि जैसे जैसे आपका एग्ज़ाम दिन समाप्त हो रहा है, एग्ज़ाम का जो समय है नज़दीक आ रहा है, ठीक है। तो ऐसे में सभी प्रकार के प्रश्न पढ़ना बहुत अनिवार्य है। तो आज हम लेकर आए हैं आप सभी के लिए जितने भी बायो साइंस में इम्पोर्टेंट आपके बनते हैं डिफरेंस यानी अंतर वाला प्रश्न, और सारे के सारे आज हम लोग करेंगे, आपको समझाएंगे, ठीक है। तो डिफरेंस वाला आज का यह वीडियो काफ़ी जवाब होने वाला है। यहाँ पे आप लोग देखिएगा, समझिएगा, क्योंकि यहाँ से आपको कंसेप्ट भी क्लियर होगा, डिफिनीशन भी क्लियर होगा और शॉर्ट क्वेश्चन में भी आपको मदद करेगा, लिखने में जानकारी प्राप्त होगा, ठीक है। चलिए, सबसे पहली बात है, आज हम देखने वाले हैं यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन आर्टरी एवं वेन के बीच में, ठीक है। धमनी और सिरा के बीच में हम लोग अंतर स्पष्ट देखने वाले हैं। चलिए करते हैं शुरू। एक साइड आपका यहाँ पे धमनी लिखा है, इधर वेन लिखा है। आप जैसे एग्जाम में लिखिएगा अच्छा रहेगा, चाहे आप पहले धमनी को लिख लीजिए फिर नीचे सिरा को स्टार्ट कीजिए लिखना, या एक साइड धमनी दे दीजिए एक साइड सिरा दे दीजिए और इधर धमनी के बारे में लिखिए इधर सिरा के बारे में लिखिए। आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप नॉलेज है तो आप किसी भी तरीक़ा से अच्छे से लिख सकते हैं, ठीक है। सबसे पहली बात है धमनी होता क्या है। देखिए, ये रक्त वाहिनियाँ, ये वे रक्त वाहिनी, देखिए चाहे वो वेन हो चाहे वो आर्टरी हो, दोनों रक्त का वाहिनी है, दोनों रक्त की नली है जिसमें रक्त जो है बहता है, ठीक है। लेकिन दोनों में अंतर क्या है कि धमनी वे रक्त वाहिनी है जो रक्त को हृदय से विभिन्न अंगों की ओर ले जाता है, ठीक है। धमनी क्या करता है, हार्ट से ब्लड को अन्य हिस्सों तक पहुंचाता है, समझ गए। जबकि सिरा जो है यह रुधिर वाहिनी यानी रक्त की नली है जो रक्त को विभिन्न अंगों से हृदय की तरफ लाती है। उल्टा कंडीशन है, हृदय से अगर अन्य अंगों की तरफ ले जाना हो तो धमनी, अगर अन्य अंगों से हृदय की तरफ लाना हो तो सिरा, ठीक है। सीधा सीधा अंतर है। पल्मोनरी धमनी के अतिरिक्त सभी धमनियां में शुद्ध रक्त प्रवाहित होती है। आर्टरी के कंडीशन में, धमनी के कंडीशन में एक कंडीशन है कि जितने भी, अगर सीधा आर्टरी की बात करेगा तो उसमें जो है आपके शुद्ध रक्त बहेंगे, जिसमें ऑक्सीजन होगा वो शुद्ध होगा, ठीक है। लेकिन मैं बता दूं कि पल्मोनरी के केस में अगर पल्मोनरी लगा रहेगा, पल्मोनरी मतलब फेफड़ा, फेफड़ा के तरफ जो सिरा जाएगा उसमें जो ब्लड होगा वह जो है आपके क्या होंगे, वो अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है, ठीक है, सिवाय किसके, पल्मोनरी सिरा के। यानी पल्मोनरी सिरा में शुद्ध ब्लड प्रवाहित होता है, अगर सिरा के सिर्फ बात करेगा तो उसमें अशुद्ध रक्त बहता है, ठीक है। सीधी सी बातें हैं। सिर्फ उल्टा केस हो जाता है पल्मोनरी के कंडीशन में। पल्मोनरी के कंडीशन में जबकि हम लोग जानते हैं धमनी में शुद्ध रक्त बहता है, लेकिन पल्मोनरी जैसे ही लगेगा तो हम लोग पल्मोनरी धमनी में अशुद्ध रक्त करेंगे और पल्मोनरी सिरा में शुद्ध रक्त करेंगे, ठीक है। धमनियों की दीवारें मोटी तथा जो है लचीली होती है। धमनी के जो दीवार होते हैं, चूँकि एक नली के टाइप है तो नली है तो भाई एक दीवार इस साइड होगा ही, ऊपर नीचे। तो जो धमनी के दीवार होते हैं वह मोटे होते हैं, लचीली होती है, समझ गए। चलिए, इसी प्रकार से बात किया जाए वेन सिरा का, तो सिरा का दीवार पतला और कम लचीला होता है, समझ गए। आगे बढ़िए। धमनियों का भीतरी व्यास कम होता है। कम क्यों होता है, क्योंकि जब इसका दीवार मोटाई पाइप का ज़्यादा होगा तो अंदर जो जगह होगा कम होगा, यानी व्यास कम होगा। जबकि ये पतला दीवार है तो इसका व्यास अधिक होगा, ठीक है, जाहिर सी बातें हैं। आगे है, इनमें कपाट यानी इसमें बाल्ब नहीं होता है, ठीक है, जबकि इसमें जगह जगह बाल्ब होते हैं, कपाट होते हैं, ओके। इनका रंग गुलाबी होता है, सुर्ख लाल होता है, यानी जो धमनी में बहने वाला रक्त होता है लाल चमकदार होता है, जबकि इनका रंग नीला बैगनी होता है। जबकि सिरा में बहने वाला जो ब्लड होता है यह पूर्ण रूप से चमकीला और लाल नहीं होता है, यह हल्का बैगनी नीला कलर पर होता है, ठीक है। आगे है, इनमें रुधिर अधिक दबाव के कारण झटके से बहता है। धमनी में जो भी रक्त बहता है वह काफ़ी प्रेशर के साथ, क्योंकि इसमें हार्ट से ब्लड आता है तो काफ़ी प्रेशर के साथ आगे की तरफ बहता है, ठीक है। जबकि इसमें कम दबाव के कारण इसका गति समान रहता है। जबकि सिरा से जो ब्लड बहता है इधर उधर वह कम दबाव में होता है, कम प्रेशर वाला होता है, ठीक है। ये रुधिर के अभाव में चिपकती नहीं है, ठीक है। मतलब यह जो है आपको मैं बता दूं कि ब्लड के अभाव में धमनी चिपकता नहीं है आपस में, जबकि रुधिर न रहने पर सिरा जो है चिपक जाता है, ठीक है। ये प्रायः त्वचा से दूर गहराई में स्थित होता है। आर्टरी जो होता है यह त्वचा से दूर काफ़ी गहराई में होता है, जबकि
ये प्रायः त्वचा के समीप ही रहता है, इसीलिए देखते होइएगा जितना भी आपको नीला नस सब दिखेगा वह सब वेन ही होता है जो स्किन के साथ लगा होता है, इसीलिए आसानी से दिख जाता है। लेकिन ये आर्टरी गहराई में होता है, इसीलिए यह आपको जल्दी दिखता नहीं है। ठीक है, इसमें हर समय कुल रक्त का 15% रहता है। जितने भी धमनी है उस धमनी में आपके 15% ब्लड हमेशा रहता है होल्ड करके। ठीक है, जबकि इसमें हर समय कुल रक्त का 64% रक्त रहता है, जबकि सीरा में कुल रक्त का 64% रहता है। समझ गए? तो इस प्रकार से आपका यह धमनी और सीरा में अंतर स्पष्ट हो गया। सीधी सी बात है, धमनी में बाल्ब नहीं होता है, इसमें बाल्ब होता है। यह चमकीला लाल होता है, यह चमकीला लाल नहीं होता है। इसमें दीवारें मोटी लचीली होती है, इसमें दीवार पतली कम लचीली होती है। ठीक है, ये वाहिनीय जो है रक्त से ब्लड को अन्य हिस्सों तक ले जाता है, जबकि यह अन्य हिस्सों से हृदय तक लाता है। इस पल्मनरी धमनी में जो है अशुद्ध रक्त बहता है, जबकि पल्मनरी सीरा में शुद्ध रक्त बहता है। इसी प्रकार से आप याद कीजिएगा, याद हो जाएगा। ठीक है, इसमें कपाट होता है, इसमें कपाट नहीं हो इसमें कपाट नहीं होता, इसमें कपाट होता है। समझ गए? तो ये सारी चीज़ें हैं। हो गया, आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है, इधर है बैक्टीरिया और इधर अपना है वायरस। वायरस और बैक्टीरिया के बीच में हमें अंतर बताना है। ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न है, आप लोग देखिएगा। वायरस और यहाँ पे हमें जीवाणु, बैक्टीरिया मतलब जीवाणु होता है और वायरस मतलब विषाणु होता है। ठीक है, इन दोनों में अंतर बताना है। देखिए, जीवाणु जो होता है यह यूकोरियोटिक कोशिका होता है, जबकि वायरस प्रोकैरियोटिक कोशिका से बना होता है। ठीक है, कोशिका भित्ति इसमें उपस्थित होती है जीवाणु में, जबकि विषाणु में कोशिका भित्ति उपस्थित नहीं होती है। आकार में वायरस से बड़े होते हैं। जीवाणु जो होता है यह आकार में वायरस से बड़ा होता है, जबकि वायरस जो होता है काफ़ी सूक्ष्म होता है। ये आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपके आसपास वायरस भी है। ये वातावरण में तथा परपोषी कोशिका दोनों में वृद्धि कर सकते हैं। जीवाणु जो होता है आपके इन्वायरमेंट में भी मिल जाएगा और किसी दूसरे जीवों पर उनके कोशिकाओं में भी वृद्धि कर सकता है, जबकि वायरस जो होता है यह केवल परपोषी कोशिकाओं में ही वृद्धि कर सकते हैं। मतलब किसी ऑब्लिगेंट पैरासाइट जो होता है यह केवल दूसरी परपोषी कोशिकाओं पर ही वृद्धि कर सकता है। समझ गए? आगे है, इसमें बाइनरी फिजन के द्वारा प्रजनन होता है। मतलब द्विविभाजन के द्वारा जो है बैक्टीरिया में प्रजनन होता है, जबकि इसमें बाइनरी फिजन के द्वारा यानी प्रजनन नहीं होता है। ठीक है, डीएनए एवं आरएनए दोनों युक्त होता है। केवल एक जेनेटिक मटेरियल या तो डीएनए या तो आरएनए होगा। समझ गए? कोशिकांग युक्त होता है, मतलब जीवाणु जो होता है यह कोशिकांग युक्त होता है और यह जो है कोशिका कोई कोशिकांग नहीं होता है। मतलब वायरस कोई कोशिकांग नहीं होता, इसमें कोई कोशिका का अंग नहीं होता है, जबकि बैक्टीरिया में कोशिका का अंग होता है। एंटीबायोटिक से नष्ट हो जाता है, एंटीबायोटिक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इसीलिए जो भी वायरस वाला होता है उसके लिए एंटीवायरल दवाई चलता है। कौन सा? एंटीवायरल, जबकि एंटीबायोटिक होता है बैक्टीरिया के लिए। समझ गए? तो ये सारी चीज़ आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पे मैंने आपको बैक्टीरिया और वायरस के अंतर यहाँ पे मैंने आपको बता दिया। क्या बता दिया? यह बाइनरी फिजन के द्वारा विभाजन करता है, यह बाइनरी डिवीजन के द्वारा नहीं करता है। यह डीएनए आरएनए दोनों होता है, जबकि इसमें केवल या तो आरएनए या तो डीएनए होगा। कोशिका अंग युक्त होता है, इसमें कोशिका अंग नहीं होता है। यह एंटीबायोटिक से नष्ट हो जाता है, जबकि यह एंटीबायोटिक से नष्ट नहीं होता है। यह वातावरण और परपोषी दोनों में वृद्धि कर सकता है, जबकि यह सिर्फ और सिर्फ परपोषी में ही वृद्धि करता है। आकार में वायरस से बड़ा होता है, जबकि यह काफ़ी सूक्ष्म होता है। ठीक है, इसी प्रकार से याद कीजिएगा दिमाग में तो याद हो जाएगा। ओके, आगे है क्वेश्चन बनता है मोटर नर्व और सेंसरी नर्व। आप लोग पढ़े हैं, हम पढ़ाए भी हैं आप लोग को से जितने क्रेनियल नर्व में बहुत सारे नर्व जो टाइप्स में था, बहुत सारे मोटर नर्व था, बहुत सारे सेंसरी नर्व था। ठीक है, तो ये मोटर नर्व क्या होता है, सेंसरी नर्व क्या होता है, इसके बारे में समझ लीजिए, काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए, मोटर नर्व जो होता है इसे चालक नर्व कहते हैं। चालक मतलब होता है जो एक से दूसरे जगह तक चीज़ों को पहुंचाता है। ठीक है, तो जो तंतु मस्तिष्क अथवा स्पाइनल से संवेदनाओं को निर्देशित अंगों तक पहुंचाते हैं उनको अपवाही तंत्रिका या मोटर नर्व कहते हैं। मोटर नर्व का मतलब ही होता है चालन तंत्रिका, जो चालन करता हो, जो इधर से उधर जाके दूसरे को कुछ न कुछ निर्देश देता हो या बताता हो। समझ गए?
जबकि सेंसरी नर्व है शरीर के बाहरी अंगों से संवेदनाओं को प्राप्त करके जो तंत्रिका यानी जो नर्व मस्तिष्क अथवा स्पाइनल की ओर ले जाते हैं उन्हें अभिवाही तंत्रिका या सेंसरी नर्व कहते हैं। ठीक है, देखिए सेंसरी नर्व होता है कि यह आपके बाहरी चीज़ों को ज्ञान प्राप्त कराता है। ठीक है, बाहरी चीज़ों को यानी बाहरी संवेदनाओं को, बाहरी देख लीजिए यहाँ पे स्पष्ट, शरीर के बाहरी अंगों से। ठीक है, शरीर के बाहरी अंग कौन हो गया, नाक हो गया, आँख हो गया, कान हो गया, इस सब से हम देखते हैं, सुनते हैं। तो जैसे हम देखते हैं कि फलाना जगह पर कुछ टीवी इमेज वगैरह चल रहा है तो क्या हो गया, हमारे दिमाग में छवि बना, संवेदना ब्रेन में गया और हमारे ब्रेन तक संदेश पहुंच गया आँख के माध्यम से कि हाँ यहाँ पे चलचित्र है, यहाँ पे फिल्म चल रही है, प्रचार चल रही है। ठीक है, तो बाहरी चीज़ों से अगर हमारे दिमाग तक चीज़ें जाता है किसी न किसी अंग के माध्यम से, जैसे हम बगल में सुनते हैं कि आवाज़ किसी गाना का, किसी आदमी का, किसी का अगर आवाज़ सुन रहे हैं तो कान के द्वारा आवाज़ सुने और वह हमारे ब्रेन तक उस चीज़ के बारे में नॉलेज गया, ज्ञान गया। तो कहीं ना कहीं बाहरी चीज़ों से हमारा ज्ञान कौन ले गया, कान से सुने और हमारा जो है वह मस्तिष्क तक चला गया। तो हमारा कान क्या कर रहा है, बाहरी चीज़ों को अंदर मस्तिष्क तक पहुंचा रहा है। ठीक है, तो ये सेंसरी हो जाता है। लेकिन ब्रेन या स्पाइनल से जो भी संवेदना है उसको अन्य अंगों तक अगर ले जाना हो, पहुंचाना हो, सीधा कहिए कि यहाँ से वहाँ, यानी शरीर के ब्रेन से, मस्तिष्क से अगर किसी दूसरे पार्ट को कोई संदेश भेजना हो, कुछ चीज़ निर्देशित करना हो, काम कराना हो, क्योंकि मेन पार्ट हमारा बॉडी में ब्रेन ही है, ब्रेन ही हमारा चलता है तो हम हाथ पैर चलाते हैं, मुंह चलाते हैं। तो ब्रेन अगर कहा कि भाई ये चीज़ करना है, हम बोल रहे हैं, आपको समझा रहे हैं, तो ब्रेन से कहीं ना कहीं ब्रेन हमारा काम कर रहा है, तब हम मुंह से बोल रहे हैं। ठीक है, तो ब्रेन हमारा निर्देश दे रहा है मुंह के द्वारा कि बोलो भाई बोलो, हम बोल रहे हैं, चीज़ों को समझा रहे हैं। तो ये हो गया आपका क्या चीज़, मोटर। मोटर मतलब चालन, मतलब एक जगह से दूसरे अंगों को निर्देश दिया जाता है कि भाई फलाना काम करो, चिलाना काम करो, तो ये चालन हो गया। ठीक है, चालन तंत्र, मोटर नर्व, समझ गए। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे अब आ गया, बहुत ही अच्छा है, एक होता है विष संक्रमण जिसे डिसइंफेक्शन कहते हैं, कीटाणुनाशन होता है जो स्टरलाइज होता है। ठीक है, स्टरलाइजेशन। अब मैं आपको सीधा समझा दूँ। देखिए विष संक्रमण जो होता है यह आपका कमज़ोर होता है, दोनों का काम है सूक्ष्म जीवों को नष्ट करना ही, साफ करना ही, संक्रमण को मुक्त करना ही। बट ये जो विष संक्रमण, डिसइंफेक्शन है, ये बेचारा कमज़ोर होता है क्षमता में। जबकि जो ये स्टरलाइज होता है यह ऐसा तकनीक है कि किसी विषय, किसी जगह, किसी वस्तु के ऊपर अगर इस्तेमाल कर दिया जाए तो यह कंप्लीट वहाँ से चीज़ों को न, संक्रमण को, सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देता है। एक कहता है कि नहीं हम कहाँ छोड़ेंगे, हमारा इस्तेमाल कर लिया, स्टरलाइजेशन का, कीटाणुनाशन का इस्तेमाल किए हो तो हम बिल्कुल ही नष्ट कर देंगे, यहाँ पर सारे चीज़ को खलास कर देंगे। ठीक है, जबकि डिसइंफेक्शन ये विष संक्रमण कहता है कि नहीं भाई हमको तुम कहीं इस्तेमाल करोगे, हम कंप्लीट रूप से जड़ से चीज़ों को ख़त्म नहीं करेंगे, हम हल्का फल्का यहाँ पे अंश रहने ही देंगे, हम थोड़ा देर के लिए जो है वृद्धि को रोक देंगे, लेकिन फिर बाद में यहाँ पे चीज़ें पनप सकता है, बढ़ सकता है। ठीक है, तो ये बेसिकली अंतर है, समझ गए। चलिए समझा देता हूँ। विष संक्रमण का अर्थ है सतह एवं वस्तुओं से अत्यधिक हानिकारक सूक्ष्म जीवों को हटा देना या साफ करना। यहाँ पे देख लीजिए कंप्लीट, पूर्ण रूप से हटाना या खत्म करना नहीं लिखा है, जबकि यहाँ पे लिखा है सतह एवं वस्तुओं से सभी प्रकार के सूक्ष्म जीवाणुओं जो हानिकारक हो या नहीं हो उसको मार देना। ठीक है, यानी वह सूक्ष्म जीव हानिकारक हमारे लिए है या नहीं है उससे कोई मतलब नहीं है। यह कीटाणुनाशन का जब भी इस्तेमाल कीजिएगा तो यह कंप्लीटली ख़त्म कर देगा। ठीक है, चलिए विष संक्रमण कहता है कि जीवाणु बनने वाले स्पोर पर कोई असर नहीं करता है। डिसइंफेक्ट जो होता है कीटाणु विष संक्रमण वाला, यह बेचारा जो जड़ होता है जहाँ से चीज़ें फैलता है, ठीक है ना, अगर विष संक्रमण का इस्तेमाल कर रहे हैं किसी विषय, चीज़ों पर, किसी वस्तु पर, तो वहाँ पे यह कंप्लीट रूप से जड़ से जो है सूक्ष्म जीवों को नष्ट नहीं करता है, इसीलिए बाद में फिर से पनप सकता है। ठीक है,
लेकिन एक कीटाणुनाशन में स्पोर सहित मार देता है, यानी जड़ सहित नष्ट कर देता है। इसीलिए कीटाणुनाशन इस्तेमाल करने के बाद पुनः उस जगह पर संक्रमण होना मुश्किल होता है। ठीक है, आगे है विष संक्रमण अधिकतर सतह एवं वायु को विष संदूषित करता है। जो डिसइंफेक्शन मेथड होता है यह ज़्यादातर किसी सतह वस्तु के सतह और वायु को साफ करता है, जबकि कीटाणुनाशन ज़्यादातर कीटाणुनाशन के द्वारा खाना, दवाई, शल्य चिकित्सा में प्रयोग होने वाले औजार को भी संदूषित कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि मान गए सर्जरी वाला इक्विपमेंट है, अगर जड़ से हम उसको जो है कि किसी को सर्जरी किए और उसको हम साफ किए और अगर जड़ से उसको हम नष्ट नहीं करेंगे, उसके पावरफुल अगर कीटाणुनाशन का उपयोग नहीं करेंगे, अगर डिसइंफेक्ट का इस्तेमाल करेंगे तो हो सकता है उसमें संक्रमण रह जाए और उसका इस्तेमाल हम दूसरे मरीजों में फिर करेंगे उस इक्विपमेंट का, तो दूसरे में संक्रमण होने का खतरा रहता है। इसलिए सर्जिकल इक्विपमेंट हो, दवाई हो, खाना हो, इन सब औजार हो सर्जिकल, तो इन सब को हम कीटाणुनाशन से इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, आगे है विष संक्रमण में प्रयुक्त होने वाले तरीके या जो रसायन है, फेनॉल है, ब्लीच है, हाइड्रोजन परऑक्साइड है, हीट करके, पाश्चुराइज करके। ठीक है, जबकि कीटाणुनाशन में हीट ताप का इस्तेमाल, पावरफुल केमिकल का इस्तेमाल, हाई अत्यधिक दाब का इस्तेमाल, ऑटोक्लेव का इस्तेमाल और विकिरण का उपयोग, ये सब काफ़ी पावरफुल होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है कंकालीय पेशी है और हृदय पेशी है। ध्यान दीजिएगा, कंकालीय पेशी कहने का मतलब है, कंकालीय पेशी कहने का मतलब है यहाँ पे आपको सेरेब्रम और सेरेबेलम। ठीक है, सेरेब्रम यहाँ पे इंग्लिश गलत लिखा गया है। ठीक है, ये गलत है। ठीक है ना, ये गलत है। यहाँ पे आपका स्केलेटन मसल्स होगा और यहाँ पे आपका कार्डियक मसल होगा, दोनों में अंतर बताना है। देखिए, कंकालीय पेशी यह एक ऐच्छिक पेशी होती है। ऐच्छिक मतलब समझते हैं, जो आपके इच्छा से कंट्रोल किया जा सकता है उस मसल पर, वह ऐच्छिक है। जबकि हृदय मसल्स यह अनैच्छिक है। अनैच्छिक कहने का मतलब यह आपके इच्छा से कंट्रोल नहीं होता। अगर मानिए हृदय मसल्स हार्ट अगर आपके अनुसार अगर चलने लगे तो कभी हार्ट अटैक आएगा? नहीं आएगा। जब भी व्यक्ति को लगेगा कि हमको हार्ट में कमजोरी हो रहा है, हार्ट में जो है हमें हार्ट अटैक आने वाला है, तो अगर मन से चलता तो तुरंत मन से कंट्रोल किया जाता उसको और जो है उसको तेज कर लिया जाता हार्ट को। ठीक है, फंक्शन को, जबकि ऐसा है नहीं। ठीक है ना, तो हार्ट आपका इनवॉलेंट्री है, आपके मन से नहीं चलता है, यह एक अनैच्छिक मसल्स है। ठीक है, उसके बाद देखिए कंकालीय पेशियाँ अस्थियों से जुड़ी होती है। अब जो कंकाली पेशी होता है ये हड्डियों से जुड़ा होता है, चूँकि कंकाल है, कंकाल हमारा सब जो है हड्डी मांस के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो यह भी पेशी, कंकाली पेशी अस्थियों से जुड़ा होता है, जबकि यह केवल हृदय में पाई जाती है। जबकि जो हृदय मसल्स होता है, कार्डियक मसल्स, यह आपको किसी भी जो है आपको हड्डी से, अस्थि से जुड़ा हुआ नहीं होता है। समझ गए? इन पेशियों में अनेक केंद्रक पाए जाते हैं। अब जो ऐच्छिक मसल्स होता है इन वॉलेंटियर, इसमें अनेक सेंटर, अनेक केंद्रक पाए जाते हैं। इन पेशियों में प्रायः एक ही केंद्रक पाया जाता है। इसमें अनेक पाया जाता है जबकि इसमें एक ही पाया जाता है। ठीक है, ये पेशी आवेग उत्पन्न नहीं कर सकते हैं। मतलब इनवॉलेंट्री जो होता है यह आवेग, मतलब यह धड़कन उत्पन्न, बीट उत्पन्न नहीं कर सकता है। जबकि हम लोग जानते हैं हार्ट हमारा कंट्रैक्ट होता रहता है, संकुचन, शिथिलन, फैलाव होते रहता है, तो ही कहता है ये पेशी आवेग उत्पन्न कर सकता है। ठीक है, ये पेशियाँ प्रायः शाखित, ब्रांचेड नहीं होते हैं, जबकि यह पेशियाँ शाखित यानी ब्रांचेड होते हैं। तो देखिए दिया है एक ही लाइन, लेकिन इसमें कितना सारे जो है डिफरेंस है। आप इसको अलग अलग, जहाँ जहाँ फुल स्टॉप है वहाँ वहाँ तोड़कर आप इसे अलग अलग लिख सकते हैं, अलग अलग लाइन करके। ठीक है, तो ये हो गया आपका कार्डियक मसल्स और आपका यहाँ पे स्केलेटन मसल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है यहाँ पे अब आता है, अब देखिए मैं आपको कैसे कहता हूँ कि डिफिनीशन हो या आपको शॉर्ट क्वेश्चन हो, वहाँ पे मदद करने वाला है। जैसे आप पढ़ेंगे, आपसे पूछेगा कि मैकेनिज्म ऑफ रिस्पायरेशन यानी श्वसन के क्रिया विधि के बारे में बताएं। तो आपको पता है कि श्वसन की क्रिया विधि मुख्यतः दो प्रकार से, कौन कौन? एक इंस्पायरेशन और एक एक्सपायरेशन, यानी अंतः श्वसन और बाह्य श्वसन, दो प्रकार से होता है श्वसन की क्रिया। तो यही क्रिया विधि आपको लिखना है। अगर मान गए चीज़ों को हम जो है यहाँ पे श्वसन और निःश्वसन, इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन के बारे में हम अगर यहाँ से
डिफरेंस भी जानते हैं तो श्वसन इंस्पायरेशन वाला में ये लिख देंगे और एक्सपायरेशन वाला में ए लिख देंगे, हो गया, मैकेनिज्म इसका हो गया। बस 5 नंबर में पूछता है तो आपका ये ए हो जाएगा। समझ रहे हैं? तो इस प्रकार से जो है आपका ये चीज़ें होता है। देख लीजिए, देखिए इंस्पायरेशन यानी अंतः श्वसन, निःश्वसन यानी बाह्य श्वसन। देख लीजिए, श्वसन, श्वसन सांस अंदर लेने की क्रिया को कहते हैं। इंस्पायरेशन, इन मतलब अंदर, ठीक है। तो श्वसन जो होता है यह अंदर लेने की क्रिया को, सांस अंदर लेने की क्रिया को हम लोग इंस्पायरेशन यानी श्वसन कहते हैं, ठीक है। निःश्वसन होता है कि सांस बाहर निकालने की क्रिया को हम लोग निःश्वसन कहते हैं। अगर कोई आपसे पूछ दे कि बाह्य श्वसन और अंतः श्वसन क्या है, तो बाह्य श्वसन मतलब श्वसन बाहर छोड़ने की क्रिया है और सांस लेने की अंदर, ठीक है, क्रिया को हम लोग अंतः श्वसन कहते हैं, इंस्पायरेशन। ओके, यह एक सक्रिय है। सांस अंदर लेना यह एक सक्रिय प्रक्रिया है, जबकि सांस छोड़ना यह एक निष्क्रिय प्रक्रिया है, ठीक है। हम जब सांस अंदर लेते हैं तो हमको अंदर खींचना पड़ता है, जबकि छोड़ने के लिए आराम से जो है छोड़ देते हैं, ठीक है। उसके बाद है तीसरा है बाह्य अंतः पार्श्विक पर्शिया, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स का संकुचन, कंट्रैक्शन एवं आंतरिक पार्श्विक पेशियाँ इंटरनल इंटरकोस्टल में शिथिलन होती है। जब हम श्वसन करते हैं तो एक मसल्स होता है जिसे हम लोग इंटरकोस्टल मसल्स कहते हैं, यह मदद करता है सांस लेने में और सांस छोड़ने में, ठीक है। तो जब हम सांस लेते हैं तो जो बाह्य पार्श्विक पेशियाँ हैं वह क्या होता है, संकुचित होता है, जबकि हम सांस जो है छोड़ते हैं तो उसमें क्या होता है, रिलैक्सन होता है, ठीक है। क्या होता है, रिलैक्सन होता है, शिथिलन होता है। आगे है, यही चीज़ें हैं, बाह्य आंतरिक पार्श्विया एक्सटर्नल इंटरकोस्टल में शिथिलन होता है, जबकि आंतरिक पार्श्विक पेशिया में संकुचन होता है। उल्टा है, सीधा उल्टा है, ठीक है। पसलियाँ, अब रिब्स भी मदद करता है, जब हम श्वसन लेते हैं छोड़ते हैं तो उसमें रिब्स भी मदद करता है। तो जो पसलियाँ है आगे एवं बाहर की ओर स्थानांतरित होती है। जब हम श्वसन लेते हैं तो चूँकि श्वसन लेते हैं तो एयर अंदर जाता है तो कहीं ना कहीं स्पेस अपना बढ़ाएगा अंदर में, तो उससे होता यह है कि रिब्स जो है फैलता है आगे की तरफ और बाहर की ओर स्थानांतरित होता है, ठीक है। जबकि जो रिब्स होता है, पसलिया जो होता है, वह अंदर की ओर और नीचे की ओर स्थानांतरित होता है, क्योंकि हम सांस छोड़ते हैं तो सांस छोड़ने में जो है हमें क्या होता है, रिब्स अंदर जाता है और नीचे पसलिया स्थानांतरित होती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे है एक महत्वपूर्ण जो है आपका होता है, इसमें डायफ्राम होता है। इधर आपका फेफड़ा है, इधर फेफड़ा है। मसल्स में डायफ्राम क्या करता है, श्वसन जब हम लेते हैं तो डायफ्राम संकुचित होता है, मतलब नीचे की तरफ शिथिल संकुचन होता है, ठीक है, जब श्वास अंदर लेते हैं तो। लेकिन डायफ्राम शिथिल होगा तो हम सांस क्या करते हैं, आराम से जो है मौलिक आकार में आ जाता है और हम आसान से सांस छोड़ते हैं, ठीक है। थोरेटिक कैविटी का आयतन बढ़ जाता है, जब हम सांस अंदर लेते हैं तो हवा ज़्यादा होता है तो आयतन बढ़ जाता है। वक्ष गुहा का आयतन कम हो जाता है, क्योंकि अंदर से हम सांस छोड़ रहे हैं तो चीज़ें जो अंदर था वो बाहर निकल रहा है, तो कहीं ना कहीं जगह कमेगा तो आयतन कम जाता है। फेफड़ों में हवा का दबाव बाहरी हवा के दबाव से कम होता है, ठीक है। अब हम चूँकि अंदर खींच रहे होते हैं तो जो दबाव आपके बाहर होता है वह बाहरी दबाव से कम हो जाता है, ठीक है, अंदर वाला। फेफड़ा में हवा का दबाव बाहरी हवा के दबाव से ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी पहले से हवा अंदर में है, तो जो बाहरी दबाव है उससे ज़्यादा दबाव अंदर में रहता है, ठीक है। तो ये 7 चीज़ें हैं, आप इसको याद रखिएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब आता है पैसिव इम्यूनिटी, एक्टिव इम्यूनिटी, पैसिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी, पैसिव इम्यूनिटी कहने का मतलब है माय डियर, यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, मैं आपको बहुत अच्छे से समझा रहा हूँ। अब यहाँ पे आता है, देख लीजिए कि एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी आप लोग को मैं पढ़ा चुका हूँ, इम्यूनिटी का टाइप्स, ठीक है, वो पूछता भी है एग्जाम में, लेकिन आप लोग फिर से देख लीजिए। एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी, आपसे इम्यूनिटी का प्रकार पूछेगा तो उसमें एक प्रकार ये भी है, एक्टिव इम्यूनिटी, पैसिव इम्यूनिटी, ठीक है। देखिए
एक्टिव मतलब सक्रिय और पैसिव मतलब निष्क्रिय। यह प्रतिरक्षा अधिक समय तक या जीवन भर सक्रिय रहता है। जो एक्टिव टाइप का इम्यूनिटी होता है, प्रतिरक्षा होता है बॉडी में, वह बहुत दिनों तक या जीवन भर भी एक्टिव रहता है, ठीक है, जो संक्रमण से बचाता है, लड़ता है। यह प्रतिरक्षा बहुत जल्दी समाप्त हो जाता है, चूँकि यह डीएक्टिव है, निष्क्रिय है, तो यह प्रतिरक्षा बहुत जल्दी ही समाप्त हो जाता है। ओके, यह प्रतिरक्षा शरीर में किसी संक्रमण या विशेष टीका लगने के बाद उत्पन्न होता है। जैसे आप बीसीजी के टीका लेते हैं बच्चा में, लेकिन वह 10-20 सालों तक आपको रक्षा करता है, तो एक लॉन्ग टर्म हुआ ना। तो वही चीज़ें है कि यह प्रतिरक्षा शरीर में किसी संक्रमण या विशेष टीका लगने के बाद उत्पन्न होता है, ठीक है। जैसे बीसीजी के लिए, सॉरी, टीबी के लिए बीसीजी लेते हैं, समझ गए ना, ये सब चीज़ें। यह प्रतिरक्षा शरीर में किसी अन्य शरीर से में उत्पन्न प्रतिपिंडों को प्रवेश कराने पर उत्पन्न होता है। अब ये जो आपका पैसिव वाला है, यह प्रतिरक्षा शरीर में किसी अन्य शरीर में उत्पन्न प्रतिपिंडों को प्रवेश कराने, मतलब एक शरीर से दूसरे शरीर में जो है करने पर ये चीज़ें जो है आपके होता है, ठीक है। रोगाणु के आक्रामक होने पर यह धीरे धीरे विकसित होकर रोगाणु को नष्ट करता है। अब जैसे मान गए आप बीसीजी के बच्चे में टीके ले रखे हैं, तो अगर मान गए बीसीजी का कोई संक्रमण जो उत्पन्न करेगा, टीबी वाला जो सूक्ष्म जीव होगा, अगर बॉडी में प्रवेश करेगा, तो पहले से आपका ऑलरेडी लिया हुआ है टीका, तो जैसे ही यह टीबी वाला सूक्ष्म जीव प्रवेश करेगा और जैसे अपना हाथ पैर फैलाना शुरू करेगा, वैसे ही यह टीबी जो बीसीजी का टीका लिए हैं, वह धीरे धीरे क्या करेगा, एक्टिव होगा और नष्ट कर देगा उस सूक्ष्म जीव को जो अपना पैर पसारने का प्रयास करेगा, जिसे संक्रमण नहीं होता है। रोगाणु को यह तुरंत नष्ट कर देता है। अब चूंकि टेम्पोररी चीज़ है, टेम्पोररी चीज़ बड़ा जल्दी जो है क्या होता है, एक्टिव हो जाता है। तो पैसिव इम्यूनिटी में यह जल्दी जल्दी जो है अपना पावर दिखा देता है, ठीक है। आगे है, इसमें रेटिकुलो इंडोथीलियल सिस्टम भाग लेता है। अब ये जो एक्टिव वाला होता है, इसमें रेटिकुलो इंडोथीलियल सिस्टम भाग लेता है, जबकि इसमें रेटिकुलो इंडोथीलियल सिस्टम प्रेरित नहीं करता है, ठीक है। यह प्रतिरक्षा अस्थायी होती है, जबकि यह प्रतिरक्षा अस्थायी होती है। समझ गए चीज़ों को, यह अस्थायी रहता है या अस्थायी रहता है, समझ गए, बड़ी आसान था। ओके, अब आता है यहाँ पे रुधिर यानी रक्त और लसिका, दो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। बहुत लोग नहीं समझ पाते हैं कि रक्त क्या है, लसिका क्या है। रक्त तो समझ जाते हैं, लेकिन लसिका के बारे में बहुत लोग नहीं समझ पाते हैं। चलिए आज बताते हैं। देखिए, रक्त को ब्लड कहते हैं, लसिका को हम लोग क्या कहते हैं, लिम्फ कहते हैं, समझ गए। चलिए देखिए, होता यह है कि जो रक्त होता है, यह रक्त गहरे लाल रंग का वाइटल फ्लूइड है। अब हम लोग रक्त समझ जाते हैं कि वो रक्त लाल होता है, तो जो है रक्त दिखने में लाल है, कटने के बाद बहने लगता है, इसलिए व्यक्ति समझता है कि वो रक्त है, सब रक्त से परिचित रहता है। लेकिन लसिका जो होता है, लसिका भी बहुत लोग देखे रहते हैं, लेकिन उनको पता नहीं चल पाता है कि यही लसिका है। लसिका रंगहीन जैविक द्रव, ये भी वाइटल फ्लूइड ही है, लेकिन ये बेचारा रंगहीन होता है, चिपचिपा जो है सफ़ेद कलर का लिक्विड होता है, ठीक है, रंगहीन होता है। रक्त धमनी में, सीरा में, कैपिलरीज में बहता रहता है, ठीक है। रक्त जो होता है यह धमनी में भी मिल जाएगा, सीरा में भी मिल जाएगा, कैपिलरीज में भी मिल जाएगा। लेकिन लसिका जो है यह बेचारा के लिए विशिष्ट लिम्फेटिक जो है आपके वेसल्स ही होते हैं। ये सब जगह जो है आपको नहीं मिलेगा, ठीक है, ये सब जगह नहीं मिलेगा। इसके लिए विशिष्ट लसिका वाहिनी होती है, वहीं पे लसिका आपको मिलता है। शरीर में रक्त का बहाव चक्रीय होता है, जबकि साइक्लिक होता है, मतलब यह एक साइकिल में बहते रहता है इधर से उधर। लेकिन लसिका का बहाव हमेशा अंगों से हृदय की ओर होता है। लसिका चक्रीय नहीं होता है, यह सीधा अन्य अंगों से हृदय की तरफ आता है, ठीक है। रक्त संपूर्ण शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाता है। अब रक्त का काम है कि हृदय से ऑक्सीजन वाला ब्लड को ले जाके अन्य हिस्सों तक पहुंचाना, और फिर अन्य हिस्सों से जो बगैर ऑक्सीजन वाला ब्लड है उसको हृदय तक लाना, हृदय से ऑक्सीजन लेकर फिर से उधर जाना, ठीक है। जबकि लसिका का शरीर के तंत्रों से अपशिष्ट वेस्ट को बाहर निकालती है। लसिका क्या करता है, आपको अन्य जो है सूक्ष्म जीवों से बचाता है, ठीक है, अन्य सूक्ष्म जीवों से बचाता है। यह सूक्ष्म जीवों को मारने का भी काम करता है, ठीक है, और यह जो है आपको वेस्ट पदार्थों को भी बाहर शरीर से निकालता है, ठीक है।
रक्त को छानकर शुद्ध करने का कार्य किडनी द्वारा किया जाता है। अब रक्त को छानने का कार्य कौन करता है? किडनी। लेकिन लिम्फ का शुद्धिकरण लिम्फ नोड से होता है, ठीक है ना। तो ये चीज लिम्फ का प्यूरिफाई लिम्फ नोड से होता है, जबकि रक्त का प्यूरिफाई किडनी से होता है। ओके, ध्यान रखना है। आगे अपना यहाँ पे बनता है, बहुत अच्छा है, देख लीजिए। रक्त को हृदय द्वारा गति प्रदान की जाती है। रक्त को हृदय के द्वारा मूवमेंट मिलता है, हृदय की तरफ से ही न रक्त को धक्का मार के बाहर निकाला जाता है, तो रक्त स्पीड से आर्टरी धमनी से होते हुए गुजरता है, तो गति मिलता है। लसिका को गति शरीर के विभिन्न गतियों पेशी गति द्वारा प्रदान की जाती है। लसिका को गति, ठीक है। लसिका को बेचारा अपना तो हृदय जैसे कोई अंग है नहीं कि धक्का मार के बाहर निकालेगा, गति के साथ आगे बढ़ेगा। तो ये लसिका जो है, लसिका को गति या अन्य गति जैसे पेशीय गति, ऐसे गति के द्वारा इनको गति मिलता है। रक्त निर्माण की प्रक्रिया जन्म के उपरांत प्रधानतः लंबी अस्थियों में होती है। अब रक्त का निर्माण जो है लंबे लंबे जो बोन मैरो वगैरह होता है, बोन मैरो जहाँ पे होता है वहाँ पे, और बोन मैरो लंबे लंबे अस्थियों में ही होता है, तो वहाँ पे जो है ये रक्त का निर्माण होता है। जबकि लसिका का निर्माण रुधिर आपूर्ति ऊतकों में होता है। जबकि लसिका का निर्माण जो रुधिर आपूर्ति वाला ऊतक है, टिश्यू है, वहीं पे लसिका का निर्माण होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं आप लोग को। लसिका एक प्रकार से तरल है जो ऊतकों को रिसाव से निकलता है। यह एक क्या है, अन्य मतलब यह जो है लसिका जो है वाहिका विहीन होता है। ये आपको इधर उधर से लीकेज होने के कारण यह तरल निकलता है जो लसिका के रूप में होता है। कहाँ से तरल निकलता है? टिश्यू से, समझ गए। अब यहाँ पे आता है, एक है सेरेब्रम और सेरेबेलम, यानी प्रमस्तिष्क अनुमस्तिष्क, ठीक है। यह आपका ब्रेन का पार्ट है, प्रमस्तिष्क अनुमस्तिष्क, जिसे सेरेब्रम और सेरेबेलम के नाम से हम लोग जानते हैं। ओके, देखिए प्रमस्तिष्क जो होता है, प्रमस्तिष्क अग्र मस्तिष्क फोर ब्रेन का भाग है जो मस्तिष्क के सभी भागों से बड़ा होता है। सेरेब्रम जो है, जो प्रमस्तिष्क यानी आगे वाले फोर ब्रेन का एक भाग है जो सबसे बड़ा भाग होता है ब्रेन का, ठीक है। अनुमस्तिष्क, अनुमस्तिष्क पश्च मस्तिष्क यानी हिंड ब्रेन का भाग है, यानी फोर ब्रेन का भाग सेरेब्रम है, अग्र मस्तिष्क जिसे प्रमस्तिष्क कहते हैं, जबकि हिंड ब्रेन पश्च मस्तिष्क का भाग जो है आपका अनुमस्तिष्क होता है जिसे सेरेबेलम कहते हैं, ठीक है। यह सभी कपालीय हड्डी क्रेनियल बोन के संपर्क में रहता है। प्रमस्तिष्क जो होता है यह सभी क्रेनियल बोन के संपर्क में रहता है, जबकि यह पश्च कपाल अस्थि के नीचे आधे भाग के ही संपर्क में रहता है। ये सारे क्रेनियल बोन के संपर्क में रहता है, ठीक है, जबकि यह सिर्फ और सिर्फ पीछे वाले जो क्रेनियल बोन होते हैं उसके आधे भाग में ही संपर्क में रहता है। प्रमस्तिष्क सेरेब्रम के प्रत्येक गोलार्ध में एक एक पार्श्विका निलय लैटरल वेंट्रिकल स्थित होता है। सेरेब्रम के प्रत्येक गोलार्ध में एक एक लैटरल वेंट्रिकल स्थित होता है, ठीक है, जबकि अनुमस्तिष्क का प्रत्येक गोलार्ध ठोस होता है। इसके आगे चौथे निलय की गुहा पाई जाती है, मतलब फोर्थ जो आपका वेंट्रिकल होता है उसका कैविटी पाया जाता है, यहीं इसके चौथे निलय की गुहा पाई जाती है, ठीक है। इसके आगे चौथे निलय की गुहा पाई जाती है, किसके आगे? अनुमस्तिष्क सेरेबेलम के आगे। और अनुमस्तिष्क का प्रत्येक गोलार्ध ठोस होता है, समझ गए। आगे है, शरीर के सभी क्रियाओं को प्रेरक एवं संवेदी उच्च केंद्र हाई सेंटर इसकी कॉर्टेक्स में स्थित होती है। अब जितने भी ब्रेन का फंक्शन है, प्रेरक, मोटिवेशन का, सेंसर का, यह हाई सेंटर माना जाता है और यह सब जो है आपके सेरेब्रम के कॉर्टेक्स में ही स्थित होता है, ठीक है। जबकि इसका कार्य शरीर के संतुलन को नियंत्रण करना व शरीर के ऐच्छिक कार्यों में तालमेल बैठाना। मतलब अनुमस्तिष्क सेरेबेलम का काम है कि यह कंट्रोल करता है, बैलेंस करता है शरीर को, और जितने भी ऐच्छिक कार्य है, मतलब इच्छा से होने वाला कार्य है, उस कार्य को नियंत्रित करता है, तालमेल बैठाता है, ठीक है। आगे है, ठीक है, यह ऐच्छिक कार्यों को नियंत्रित करता है और इसमें सीखने का स्थान होता है। जो सेरेब्रम होता है इसमें सीखने का बहुत बड़ा स्थान होता है, यह भी ऐच्छिक कार्यों को नियंत्रित करता है।
और जो सेरेब्रम होता है यह सोचने, याद करने और तर्क के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी होता है। तो आपका जो सेरेब्रम होता है काफ़ी महत्वपूर्ण होता है पढ़ाई लिखाई याद के लिए, क्योंकि यही पढ़ाई लिखाई याद और तर्क के लिए उत्तरदायी होता है। समझ गए? बेसिकली जो पीछे वाला आपका हिंड ब्रेन होता है वह तो संतुलन और ऐच्छिक कार्यों को तालमेल बैठाने के लिए होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये हो गया। तो इस प्रकार से अपना जितना भी महत्वपूर्ण यहाँ पे डिफरेंस था, अंतर था, वो मैंने करा दिया। बायोसाइंस का जो एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी से था मैंने करा दिया। अगर एग्ज़ाम में आपसे यहाँ से पूछता है आप लोग ज़रूर लिखिएगा। अगर शॉर्ट में भी यहाँ से, जैसे शॉर्ट में आपको क्वेश्चन पूछ दिया बताइए प्रमस्तिष्क के बारे में, तो प्रमस्तिष्क के बारे में भी 6 पॉइंट जानते हैं। अगर इतना लिख देंगे तो 5 नंबर के क्वेश्चन है, 3 नंबर तो ज़रूर दे देगा। कम से कम 9 से तो हाँ यहाँ से भी तो चीज़ें हो जा रहा है ना। तो ये चीज़ें हैं। ठीक है, बाकी हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।